वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ईयर की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके हमने उद्भव काल, उसके निर्माता, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को सर्वप्रथम अंग्रेज पर्यटकों द्वारा देखा गया। रेल निर्माण कार्य के दौरान लाहौर से कराची तक 1856 में यहाँ से ईंटें प्राप्त की गई थी हड़प्पा से, लेकिन फिर भी कुछ समय तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था। इस संबंध में हमने बात की थी कहाँ कहाँ इस सभ्यता का विस्तार था और विद्वानों द्वारा जो विभिन्न मत इस संदर्भ में दिए गए हैं, चाहे वो सभ्यता का काल हो, चाहे सभ्यता के निर्माता के संबंध में हो या सभ्यता के विस्तार के संबंध में हो, उसे हमने डिटेल में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने इसकी कुछ विशेषताओं के पॉइंट्स भी लिए थे, जैसे गढ़ी और दुर्ग, जैसे सड़कें और नालियाँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में जानी जाती हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए इस सभ्यता की अन्य उपलब्धियों और विशेषताओं के रूप में हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है भवन निर्माण कला। विभिन्न जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज की गई है, जो खुदाई का कार्य किया गया है, उससे जो अवशेष प्राप्त हुए वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भवन निर्माण कला में काफ़ी दक्ष थे। आप देखिए, आज भी हम ये देखते हैं, यदि हम समाज के विभिन्न वर्गों के हिसाब से देखें, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या दूसरी भाषा में हम कहें अमीर और गरीब, उनके मकानों के आकार प्रकार में, उनकी साज सज्जा में जो असमानताएं हमें दिखाई देती हैं, इसी प्रकार से आप देखिए शायद उस समय में भी कुछ हद तक ये बात हम देख सकते हैं कि मकान छोटे और बड़े आकार दोनों के बनाए जाते थे। यानी जहाँ एक और विशाल भवनों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था, वहीं छोटे छोटे मकान या भवनों का निर्माण भी किया गया था। जो विभिन्न भग्नावशेष मिले हैं उसके आधार पर आप देखिए सबसे छोटा मकान जो प्राप्त हुआ है उसका आकार है 30 फीट लंबा और 27 फीट चौड़ा, और इसमें 4 और 5 कमरे बने हुए भी हैं। आप देखिए जो हड़प्पा के भग्नावशेष मिले हैं और जो मोहनजोदड़ो के भग्नावशेष मिले हैं, उनमें यदि हम अध्ययन करें तो हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हड़प्पा की तुलना में मोहनजोदड़ो के जो भवन थे वो आकार में उससे बड़े थे। तो दोनों में आकार की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। साथ ही साथ आप ये देखिएगा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं जो थी वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही विश्व के अन्य भागों में विकसित हुई थी। तो जिस समय आप देखिए मिस्र की सभ्यता पक्की ईंटों के प्रयोग से पूर्णतः अनभिज्ञ थी, जहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अल्प मात्रा में किया जाता था। वहीं आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब भवनों का निर्माण किया जाता था तो वहाँ कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया जाता था। जो कच्ची ईंटें हैं अधिकांश थे उनको धूप में रख करके पहले सुखाया जाता था और उसके बाद उसको निर्माण कार्य के प्रयोग में लिया जाता था। पक्की ईंटें जैसा कि हम आज भी देखते हैं, पक्की ईंटें जो बनती हैं उसके लिए बड़े बड़े भट्टों का निर्माण किया जाता है जिसमें उन ईंटों को पकाया जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो अपने निर्माण कार्य में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों को प्रयोग में लेते थे। और ईंटों को जब दीवार बनाई जाती थी तो एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने के लिए, ताकि दीवार बन सके, उसके लिए वो गारे का प्रयोग करते थे। मिट्टी का गारा तैयार किया जाता था, जैसे हम अभी प्लास्टर करते हैं, सीमेंट, बजरी आदि का प्रयोग करते हैं। तो उस समय दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ करके दीवार बनाने के लिए मिट्टी का गारा तैयार किया जाता था, और इसमें चूने का प्रयोग भी किया जाता था ताकि दीवारों को और अधिक मजबूती प्रदान
प्रदान की जा सके। इसी प्रकार से छत को भी मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के ये गारे, ईंट आदि का प्रयोग करके उसको मजबूती प्रदान की जाती थी। यदि हम आकार प्रकार के साथ साथ हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, तो ये भवन जो थे वो काफ़ी खुले बने होते थे, यानी भवनों के अंदर खुली हवा, स्वच्छ हवा के लिए रोशनदान की व्यवस्था भी की गई थी। खास बात यह है कि इसके खिड़की और दरवाजे जो होते थे, जो ये मकान बनते थे, इनके खिड़की और दरवाजे वो कभी भी मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि वो अंदर गली की ओर खुलते थे। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सतर्क थे। जहाँ उन्होंने स्वच्छ हवा के लिए खिड़की और रोशनदान का निर्माण किया था, वहीं आप देखिए दरवाजे को और खिड़कियों को मुख्य सड़क की ओर न खोलकर गलियों की ओर खोलने के पीछे भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और सफाई का ही विशेष ध्यान रखा गया था। आप देखें, यदि आपका मकान भी मुख्य सड़क के पास होगा तो आप देखेंगे, चाहे आप दिन में 10 बार भी सफाई कर रहे हैं तो आपके घर में डस्ट पूरी तरह से नहीं जाती है। दिन भर निकलने वाले व्हीकल की ध्वनि आपको परेशान करती है। इसी तरह से उनसे होने वाला प्रदूषण हवा को प्रदूषित करके सीधे आपके घर में एंटर करता है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें, खिड़कियों और दरवाजों का मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गली की ओर खुलना, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करता है। तो निश्चित रूप से ये सिंधुवासी जो थे वो सफाई और स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग थे। भवनों का आकार जो था वो छोटा और बड़ा दोनों ही था, और यहाँ तक आप देखिए एक मंजिल से अधिक के मकान भी बनाए जाते थे। अब स्वाभाविक है, जब ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ अन्य फ्लोर्स भी निर्मित की जाएंगी तो उन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता भी होगी, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा सीढ़ियों का निर्माण भी भवनों में किया गया था, ताकि छत पर जाया जा सके, साथ ही साथ दूसरी मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो। इसके लिए लकड़ी की सीढ़ियां भी बनाई जाती थी और ईंटों से निर्मित सीढ़ियों का निर्माण भी किया जाता था। कुल मिलाकर जिन आधुनिक सुविधाओं को हम वर्तमान में अपने मकानों में बनाने की प्रयास करते हैं, ठीक इसी प्रकार से सिंधु वासियों के भवन जो थे वो भी सुख सुविधापूर्ण थे, और साथ ही साथ सफाई और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको बनाया गया था। इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसी प्रकार से स्वास्थ्य को कोई खतरा ना पहुँचे और भवनों में या मकान में किसी प्रकार की गंदगी प्रवेश न कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट इमारतों की। विशिष्ट इमारतों में आप देखो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो है कोष्ठागार के। कोष्ठागार से अभिप्राय है भंडार। आप सभी जानते हैं भंडार में जैसे आप अन्न रखते हैं, जो अनाज हमारा आदि उत्पादित किया जाता है, उन्हें बड़े बड़े भंडारों में रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रह सकें। तो जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई से, उनमें कोष्ठागार जो हैं वो काफ़ी प्रमुख माने जाते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत के रूप में कोष्ठागार प्राप्त होती है, जो 169 फीट लंबा, आकार लिखिएगा 169 फीट लंबा और 135 फीट चौड़ा है। अब इसके साथ साथ इसकी विशेषताओं में आप देखिएगा, इसके आसपास और कमरे बने होते थे, गैलरियों का निर्माण किया गया था, ताकि एक मुख्य भवन जो मुख्य कोष्ठागार होता था उसके साथ साथ जो छोटे कोष्ठागार बनाए जाते थे उसमें भी सामान लाने ले जाने की सुविधा हो। इसके लिए मार्गों का निर्माण भी किया गया था।
लगभग आप देखिए जो बड़े प्रत्येक जो बड़ा कोस्टागार था उसमें 6 बड़े कक्ष थे और उसके बीच में 5 गैलरियों का निर्माण भी किया गया था। ये कोस्टागार जो है वो दक्षिण की ओर जो गोलाकार चबूतरे बने हैं उसमें प्रत्येक चबूतरे पर व्यास लगभग जो है वो 11 फीट का पाया गया है। इसका मतलब एक बड़े आकार के कोस्टागारों का निर्माण किया जाता था और ये कोस्टागार जो है अधिकांशतः जो नदियाँ होती थी उन नदियों के आसपास ही अवस्थित थे ताकि माल जो लाने ले जाने का मार्ग था उस समय व्यापार वाणिज्य जो है वो नदियों के मार्ग से ही संभव था, तो इन्हें ऐसे स्थानों से काफ़ी नज़दीक स्थापित किया जाता था ताकि व्यापार की दृष्टि से भी सहूलियत हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं विशाल स्नान कुंड की या विशाल स्नान कुंड और स्नानागार अथवा स्नानागार। स्नानागार आप सभी जानते हैं बहुत बड़े बड़े जो बाथरूम्स बनाए जाते हैं उसको आज हम आधुनिकता के रूप में देखते हैं। जो अधिक धनी लोग होते हैं वो आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण इन स्नानागारों का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखिएगा सिंधु सभ्यता में भी विशाल स्नान कुंडों या स्नानागारों का निर्माण किया जाता था जिसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो है वो काफ़ी बड़ा प्राप्त हुआ है। ये 39 फीट लंबा 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है, यानी इसमें काफ़ी भराव की क्षमता भी थी या जल भराव की क्षमता जो थी इसकी 8 फीट गहराई इस बात को स्पष्ट करती है कि इसमें पानी का भराव की क्षमता जो थी वो काफ़ी अधिक थी। अब ये जो स्नानागार बनाए जाते थे इनको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से जो फर्शों का निर्माण किया जाता था वो ईंटों से किया जाता था। उनको जमाने के लिए यहाँ पर भी गारे आदि का लेप किया जाता था ताकि उन्हें मजबूती प्रदान की जा सके। कहीं ना कहीं कुछ विद्वान इस बात को मानते हैं ये जो विशाल स्नानागार बनाए गए थे इनके पीछे सिंधु वासियों का धार्मिक उद्देश्य रहा होगा या धार्मिक विश्वास रहा होगा। हमारी जो संस्कृति है वर्तमान में भी आप लोग देख रहे होंगे विशेष अवसरों पर धार्मिक स्नान किए जाते हैं, जैसे कार्तिक मास की पूर्णिमा को, जैसे मकर संक्रांति के दिन जो महत्वपूर्ण हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। जैसे हरिद्वार है, राजस्थान में भी आप देखिए पुष्कर है जहाँ कार्तिक मास में मेला लगता है और लोग पवित्र धार्मिक स्नान के उद्देश्य से वहाँ पहुँचते हैं। तो कुछ विद्वानों की ये मान्यता है कि सिंधुवासी जो थे वो भी अपने किसी न किसी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन बड़े स्नानागारों का निर्माण किया करते थे, जहाँ जो शासक वर्ग था वो जो महत्वपूर्ण अधिकारी वर्ग या प्रशासकीय वर्ग के लोग थे, जो धनी वर्ग के लोग थे वो समय समय पर या विशेष अवसरों पर इस तरह के सामूहिक रूप से धार्मिक और पवित्र स्नान को किया करते थे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन बड़े स्नानागारों का निर्माण कराया गया था, जहाँ एक बड़ा भवन होता था, काफ़ी सारे लोग मिलकर के स्नान किया करते थे। वहीं आप देखिए छोटे छोटे कक्ष भी बनाए गए थे। जो सेपरेशन की बात है, जैसे महिलाओं के लिए अलग स्नान की व्यवस्था की गई थी और पुरुषों के लिए अलग स्नान की व्यवस्था की गई थी। तो इस दृष्टि से सिंधुवासी सभ्यता की ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि स्वच्छ जल और सुख सुविधाओं से पूर्ण इन विशाल स्नानागारों का निर्माण कराया गया था, जहां कुछ विद्वान इस बात को भी मानते हैं कि ये उनके धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी बनाए गए थे। अब आप देखिए हम बात करते हैं दूषित जल जो होता है, यानी गंदे पानी के निकास की व्यवस्था, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स के रूप में हमारे सामने आती है जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं।
विभिन्न नालियों का जाल नगरों में या शहरों में बिछाया गया था। एक नाली को दूसरे नाली से जोड़ा गया था और ये सारी घरों से निकलने वाली नालियाँ जो हैं वो एक बड़ी नाली में या नाले में जाकर के मिलती थी और वहाँ से पूरे शहर का गंदा पानी इकट्ठा करके ये शहर के बाहर जाकर के उसे निष्कासित करती थी। जगह जगह पर आप देखिए सोक पीटों का निर्माण किया गया था। ये छोटे क्वेश्चन में कई बार आता भी है। सोक पीट जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी की निकासी के व्यवस्था के रूप में किए गए थे और इसके लिए क्या किया जाता था, बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें घड़े आदि गाड़ दिए जाते थे ताकि जो मोटा अपशिष्ट है वो उसमें गिर जाता था और फिर उसको उठा करके बाहर फेंकने में आसानी होती थी। और इन कचरे की वजह से या मोटा कचरा जो होता था उससे गंदा पानी रुक ना जाए, पानी सड़ने ना लगे, शायद इस उद्देश्य से उन्होंने सोक पीट का निर्माण किया होगा। जैसा मैं बार बार आपको बता रही हूँ, स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखते हुए सिंधु वासियों ने अपने पूरे शहरों की व्यवस्था, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, नालियों की, गंदे पानी के निकास की, उसका निर्माण किया था। साथ ही साथ आप देखिएगा कि उस सभ्यता में इतने हजारों वर्ष पूर्व भी नालियाँ, नाले या गड्ढे जो थे वो खुले नहीं थे, बल्कि उन्हें ईंटों से बड़ी मजबूती के साथ ढक दिया जाता था। जिस तरह से सड़कों के पास किनारे किनारे पर कचरा पात्र रखे होते थे, उसी तरह से ये सोक पीट जो है इन्हें भी कुछ दूरी पर स्थापित कर दिया जाता था ताकि गंदे पानी के निकास में किसी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो। इन पॉइंट्स को देखते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में कई सारी विशेषताओं को लेकर के विकसित हुई थी और जो वर्तमान में भी हमारे लिए एक आदर्श बनी हुई है। आज की इस क्लास में सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण विशेषताओं को यहीं पूर्ण करते हुए अगली क्लास में पुनः मिलने के लिए हम फिर आते हैं। तब तक के लिए आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।